हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो आप लोग? और आज का जो मेरा शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए है, मैं अपने खुद के नोट्स आपके लिए एज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ। हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का एक जो बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, दिखने में लगता है इम्यूनोलॉजी का है, बट अगर आप सीयूटी पीजी के सेक्शन में देखो तो वहां पर थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज दी हुई है, तो वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आईआईटी जेम के अंदर भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, जहां पर हम वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज को देखते हैं कि किस तरीके से एज अ वैक्सीन को बनाया जाता है, कैसे हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज अ वैक्सीनेशन पर्पस, कैसे उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो वैसे ही हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। आज का जो सेशन है, कौन कौन सा टॉपिक मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट में करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इम्यूनिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। तो बिल्कुल फटाफट फास्ट फास्ट रिकॉल करना है हमें इस टॉपिक को, वो भी मेरे नोट के साथ। मैं लोकेश आलो ने आपको यही एक कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर है वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, वो भी कम समय में। चलो हम बात कर ले सबसे पहले इम्यूनिटी की। क्या होती है इम्यूनिटी? अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर एक एंटीजन, बट एंटीजन काफी नहीं है, एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट एपिटोप जरूरी है। ये रहा एपिटोप, इसको कहा जाता है एपिटोप। और इस एपिटोप वाले एंटीजन को जब किसी माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाए, उस वक्त पर यहां पर क्या होने वाला है? ये रहा एंटीजन, तो यहां पर होता है इम्यून रिस्पॉन्स। और इस इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी बनती है, बट उसमें भी हमारे पास दो सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं। एक होता है ह्यूमोरल एंटीबॉडी, एक होता है सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। और याद रखना, ये एडेप्टिव रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां दो टाइप के रिस्पॉन्स देखे जाते हैं। एक होता है कौन सा? ह्यूमोरल, जिसके अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है। एक होता है सेल मेडिएटेड, जहां पर टी सेल अगर नहीं भी हो तो भी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। जब एंटीजन आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिस्पॉन्स करवाने वाला है। ये इम्यूनिटी का पार्ट है। बात कर ले इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? सीधी सिंपल सी बात है, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी में एक्टिवली प्रोसेस हो, इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिवली प्रोसेस होने के बाद में इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप का होता है। एक ह्यूमोरल, जिसमें एंटीबॉडी बनती है, एक होता है सेल मेडिएटेड, जिसमें सिर्फ सेल एंटीजन को किल करने का काम करती है। वहां मात्र आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो डायरेक्ट एंटीजन से बाइंड कर सकती है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात कर लूं तो एक्टिव इम्यूनिटी एंटीजन के बॉडी में जाने के बाद में इम्यून रिस्पॉन्स से एक्टिवली एक्टिवेटेड होती है, इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। यहां पर इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल एक्टिव, दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव। मतलब दोनों में एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ही बनने वाली है, बस एंटीजन का ट्रेवलिंग पाथवे अलग अलग होगा। नेचुरल एक्टिव, जैसे कि मैं जा रहा हूं अपने रास्ते से और एक पागल डॉग आ जाता है, पागल कुत्ता आ जाता है और मुझे काट ले। उसका रेबिस एंटीजन मेरी बॉडी में चले गया। रेबिस एंटीजन जब मेरी बॉडी में गया तो क्या होगा? क्या होगा फिर? उसके बाद में यू होगा कि वो एंटीजन के अगेंस्ट मेरी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होगा। मैं पागल नहीं होगा, मेरी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी बनेगी, या तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, डिपेंड करता है एंटीजन कैसा है। जब नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में एंटीजन जाए, उसको कहा जाता है नेचुरल एक्टिव, और हमारी बॉडी में एक्टिव रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। अब आते हैं आर्टिफिशियली। जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो बहुत सारे कोविड के एंटीजन भर भर के हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाए गए। तो जब आर्टिफिशियली तरीके से कोई एंटीजन हमारी बॉडी में डाला जाता है एज अ एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिस्पॉन्स के लिए, तो इसको बोलते हैं हम क्या?
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, समझा आपको? बड़े आगे इनके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। हॉस्पिटलाइज्ड एंटीजन, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मल्टीपल पेशेंट बैठे हैं वहां पर, बहुत सारे एंटीजन इन्वायरमेंट में, तो कोई उठकर अगर कभी एंटीजन हमारी बॉडी में चले जाए, सो इसको बोलते हैं हम नेचुरल रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। पैसिव का मतलब होता है जैसे लाइक अ पैसिव इनकम, जब बनी बनाई प्रिपेयर एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है, उसको कहा जाता है पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब बॉडी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे बैठे वहां पर पैसा कमा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बैठे बैठे एंटीबॉडी का जाना, इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और ये किसके लिए होती है? उन पेशेंट्स के लिए होती है जिनका बॉडी रिस्पॉन्स फास्ट नहीं होता है। कैसे फास्ट नहीं होता है? सो मैं गया जंगल में और मुझे किसी स्नेक ने काट लिया। अब स्नेक का वेनम इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में अगर एंटीबॉडी बनानी है तो 7 डेज चाहिए। हमारी बॉडी में अगर कभी कोई ह्यूमोरल रिस्पॉन्स करवाना है तो 7 दिन में एंटीबॉडी बनती है, बट हम उस एंटी वेनम के जाने के बाद 7 मिनट भी जिंदा रह जाए, बहुत बड़ी बात है। सो ऐसे इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन, देखो इम्यूनो डेफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी में इम्यून सेल नहीं है, बट फास्टली एक्टिव नहीं है। सो ऐसे पर्संस की बॉडी में पैसिवली इम्यूनिटी को ही एक्टिव करना चाहिए, मतलब पैसिवली इम्यूनिटी ही अप्लाई करना चाहिए। तो इसको भी हम 2 टाइप से बांटते हैं। 2 टाइप से कौन कौन सा? सर यहां पर होता है नेचुरल पैसिव, एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव का मतलब जब एंटीबॉडी बनी बनाई नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर का फर्स्ट मिल्क जिसको कहा जाता है क्लोस्ट्रम मिल्क, इसके थ्रू आईजीए एंटीबॉडी बेबी में जाती है। दूसरी बात, मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके आईजीजी एंटीबॉडी फीटस में जाती है। सो ये एंटीबॉडी बनी बनाई जा रही है, इसके कारण यहां पर होती है नेचुरल पैसिव। हालांकि इस एंटीबॉडी के कारण एक नुकसान भी होता है। कौन सा? ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। जहां अगर कभी मदर RH नेगेटिव हो और बेबी या फीटस अगर कभी RH पॉजिटिव हो, तो आफ्टर जब बेबी बाहर आता है उस वक्त पर हल्का सा ब्लड बेबी का मदर में जाकर RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। तो इसके कारण सेकेंड टाइम पर प्रेगनेंसी पर जो बेबी वहां पर नहीं बन पाता। तो चलो एक बात अलग है, वो एनिमल का टर्म है। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। जब आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एंटीडोट लेकर आया, अपनी बॉडी में लगाया, सो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, जहां पर ब्लैक विडो के लिए हम हॉर्स एंटीवेनम का यूज करते हैं, फिर बोटुलिनम के लिए हम हॉर्स एंटीटॉक्सिन का यूज करते हैं, टेटनस के लिए हम हॉर्स एंटीटॉक्सिन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल से आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगला आ जाता है, चलो यहां पर एक इंफॉर्मेशन कि एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जो कि मात्र आपको मिल रही है 99 रुपीज में। सो इतने कम में टेस्ट सीरीज मिल तो रही है, उसके साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी मिल रहा है। बताओ इतने कम में और क्या चाहिए आपको? सॉल्यूशन भी मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मात्र 99 में। करना क्या है, आपको हमारे ऐप से इस टेस्ट सीरीज को ग्रैब करना है। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 4500 प्लस क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल रहे। सो टाइम मत गवाओ, एग्जाम पास में है, क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो अपना वाला कि कैसा आप कर सकते हो। बात करते हैं मेजरली टॉपिक वैक्सीन के ऊपर। सो वैक्सीन का मतलब क्या होता है? जब एंटीजन को एज अ एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिस्पॉन्स के लिए बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, उसको कहा जाता है वैक्सीन। बट वो एंटीजन ऐसा होना चाहिए कि वो डिसीज कॉज ना कर पाए, मात्र इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव कर पाए। सो ऐसा एंटीजन क्या कहलाता है? जिसके अंदर पैथोजेनेसिटी खत्म होती है और एंटीजेनेसिटी रिटेन होती है, इसको कहा जाता है वैक्सीनेटेड एंटीजन। बट ये क्या होता है पैथोजेनेसिटी? पैथोजेनेसिटी का मतलब ये होता है डिसीज कॉज करने की एबिलिटी, और एंटीजेनेसिटी का मतलब होता है अपने अमाउंट को वापस से बनाने की स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो ये 3 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स कर सकता है, या तो ये मेमोरी बना ले, या तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की सेल को एक्टिव कर दे, इम्यून सेल को, या तो ह्यूमोरल मेडिएटेड की हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर दे। वैक्सीन की अगर मैं बात कर लूं तो 3 टाइप के वैक्सीनेटेड होते हैं। पहला कि आप पूरा ऑर्गेनिज्म डाल दो, या वो लिविंग हो, या वो एटीन्यूएटेड हो, या वो किल हो, तीनों टाइप के आप डाल सकते हो। बट ओवरऑल पूरा एंटीजन ऐड करो,
किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल के अंदर जिसमें आप वैक्सीनेटेड करना चाहते हो। सेकेंड, या तो आप कोई प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल ले लो या तो सब यूनिट वैक्सीन ले लो, इनको पढ़ने वाले। थर्ड, रिकॉम्बिनेंटेड वैक्सीन, जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाई गई थी कि एडिनो वायरस के साथ में कोई प्रोटीन ऑफ कोविड का लगा दिया और उसके साथ में वैक्सीन बना ली। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो कि कोविड का था वो एज अ हेप्टेन की तरह बिहेव करता है, जिसके बारे में आप बिल्कुल बखूबी जानते हो। सो लाइव ऑर्गेनिज्म, तो लाइव ऑर्गेनिज्म का बहुत ही कम यूज किया जाता है क्योंकि ये डिसीज कॉज कर देता है अधिकतर पेशेंट्स में। मोस्ट ऑफ पेशेंट में लाइव ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज कर देता है, तो इसका यूज नहीं करते हैं, है ना। बट ऐसा यूज हुआ था एडवर्ड जेनर ने जब इम्यूनोलॉजी की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ये देखा कि जो स्मॉल पॉक्स की इतनी बड़ी महामारी फैली है, फिर भी वो पर्सन जो कि काऊ की सेवा कर रहे हैं उनको क्यों स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो बाद में पता चला कि काऊ पॉक्स वायरस उनकी बॉडी में पहले जाकर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुका है, जो कि एज अ वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, सो आगे बात कर लेते हैं। पहला आता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब होता है जिंदा होना चाहिए बट आधा मरा होना चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है कि इंसान होना चाहिए बट उसके हाथ पैर नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है लाइव एटीन्यूएटेड, कि वहां पर ऑर्गेनिज्म तो हो बट उसकी पैथोजेनेसिटी ना हो, एंटीजेनेसिटी हो। एंटीजेनेसिटी का मतलब है कि वो अपने नंबर को बढ़ा सकता है बट डिसीज कॉज नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि इसके पास पैथोजेनेसिटी नहीं है। और इसकी पैथोजेनेसिटी को लूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सो इसको ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रोथ कराओ जो कि अनफेवरेबल हो। सो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी बैक्टीरिया टॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं करेगा, दूसरों को मारने का ख्याल नहीं रहेगा, वो ये सोचेगा कि मैं कैसे सरवाइव करूं इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, सो यहां पर एंटीजेनेसिटी रिटेन होती है, बाकी पैथोजेनेसिटी मर जाती है। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम बोविस की मैं बात कर लूं तो माइकोबैक्टीरियम बोविस को 13 साल तक हाई बाइसोल्ट की कंसंट्रेशन में ग्रोथ कराया जाता है, जिससे कि इसकी पैथोजेनेसिटी खत्म हो जाती है बट एंटीजेनेसिटी रिटेन रहती है, कि ये जिंदा है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है। यही तो इसका एक फायदा है कि सिर्फ इसका एक सिंगल बूस्टर चाहिए, मल्टीपल बूस्टर की जरूरत नहीं होती। एक बार आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो तो ये मल्टीप्लाई करते रहेगा और इम्यून सिस्टम को लंबे समय तक के एक्टिव रखेगा। और क्या फायदा है इसका वाला? अगर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा सेबिनो ओरल, पोलियो वायरस, मेसल्स, बीसीजी वैक्सीन, मम्स, येलो फीवर, वेरिसेला, ये एज अ वैक्सीन के तौर पर यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताओ इस ऑर्गेनिज्म से किस टाइप की वैक्सीन बनती है। एडवांटेज क्या है? लंबे समय तक के इम्यून रिस्पॉन्स दे सकता है और सिंगल डोज काफी है। बट एक नुकसान भी ये है कि इसको कभी अपनी शक्तियां याद आ सकती है ना। तो शक्तियां जब याद आई तो ये आपको शक्तियों का इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर। चलो, एक और एक बात कि अगर आप टारगेट कर रहे हो, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि 18 जनवरी को मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट को आप फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दे सकते हो। सिर्फ रजिस्टर्ड करना है आपको हमारे वेबसाइट से www.ifasonline.com पर। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं किल्ड वैक्सीन पर। अगर मैं बात कर लूं किल्ड वैक्सीन की, किल्ड वैक्सीन किल्ड ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। मतलब ऑर्गेनिज्म को मार दो, या तो रेडिएशन से मारो या तो केमिकल से मारो। केमिकल में भी आप फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करो, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड से वो बेचारा मर जाएगा। कैसे? जैसे कि पोलियो वायरस को आपने फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया तो वो मर गया और एज अ वैक्सीन के तौर पर यूज किया। तो जब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा तो हमारी इम्यून सेल तो उसको बहुत जल्दी खत्म कर देगी, और खत्म कर देगी तो इसके पास इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि अपने दूसरे नंबर को बना ले। इसके लिए इसके बूस्टर डोज की जरूरत होती है, मल्टीपल डोज की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए। एंथ्रेक्स, क्लोरेला, पर्ट्यूसिस, प्लेग, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, रेबीज, रूबेला एंड कोवैक्सीन। एडवांटेज क्या हुआ है? ये स्टेबल वैक्सीन है, इसके रिवर्सल के चांसेस नहीं होते। जो मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता है। ये मात्र सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिव करता है, बिकॉज क्योंकि ह्यूमोरल के लिए इसको ज्यादा ताकत चाहिए, है ना, लंबे समय तक टिकना है, क्योंकि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। लिमिटेशन क्या है? बहुत बार बार डोज देने की जरूरत है, फिर बहुत कम इफेक्टिव है, बहुत जल्दी मर जाता है। अगला, प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल। हमें क्या करना है, कोई ना कोई एक
एंटीजन का एक छोटा सा प्रोटीन ले लो और उसको एज अ एंटीजन की तरह बिहेव करवाओ, उसके लिए वैक्सीन की तरह बिहेव करवाओ, उसको कहा जाता है प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, निसेरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सबसे पहली की कि ये टी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सो ये टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स देता है, ये एक्टिवेटेड करता है मात्र ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट नहीं करता है। तो अगर टी सेल नहीं होंगी तो सर साइटोकाइंस नहीं होंगे, अगर साइटोकाइंस नहीं होंगे तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। पर बी सेल तो एक्टिव होगी ना, बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो मात्र ये आईजीएम एंटीबॉडी बनाएंगे, इसमें यहां पर स्प्लाइसिंग नहीं होगी और यहां अलग अलग क्लास ऑफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगला टॉक्सोइड। सो टॉक्सोइड का मतलब होता है बहुत अलग अलग पैथोजन का एक एक छोटा छोटा प्रोटीन लेकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना एंटीजन के फॉर्म में और उसको यूज करना है। जैसे एग्जांपल डिप्थेरिया, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस से हमने एक एक प्रोटीन लिया एज अ सब यूनिट के फॉर्म में और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने एज अ वैक्सीन टॉक्सोइड के फॉर्म में यूज किया। अब इसके अंदर क्या होता है, आप एबी टॉक्सिन को भी यूज कर सकते हो जो कि क्लोरेला है, पर्ट्यूसिस है। इसमें क्या करते हैं, ए वाली सब यूनिट टॉक्सिन की तरह बिहेव करती है, बी वाली सब यूनिट उसके रिसेप्टर की तरह बिहेव करती है। तो ये अलग अलग होकर ही एज अ डिसीज कॉज करते हैं, बट हम इसको अलग ही ना होने दे। हम क्या करें, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना दे फॉर्मेल्डिहाइड के ट्रीटमेंट के साथ में। सो ये वैक्सीन की तरह काम करेगा, सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कराएगा, डिसीज कॉज नहीं कराएगा। बट कब करा सकता है, जब इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाए और दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाए। अगला रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। इजी सी बात है, आपको क्या करना है, कोई भी प्रोटीन का जीन जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना चाहता हूं, तो मैंने कोविड का स्पाइक प्रोटीन का जीन लिया और उसको इंजेक्ट करा दिया बैक्टीरिया के अंदर और एडिनो वायरस के अंदर, और एडिनो वायरस ने उसका एक्सप्रेशन कर दिया अपनी सरफेस पर। सो वो एक छोटा सा प्रोटीन डिसीज कॉज नहीं कर सकता और एडिनो वायरस को हमने टोटल एटीन्यूएटेड कर रखा है कि वो डिसीज तो कर ही नहीं सकता है। सो इसके अंदर कोविड के अगेंस्ट भी वैक्सीन बन जाएंगे और एडिनो वायरस के अगेंस्ट भी, तो इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो वो वाला पार्ट जो कि हम इसके अंदर इंजेक्ट करवाकर वैक्सीन बनाए, इसको कहा जाता है मेजर एंटीजन, और ये एंटीजन अपने प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप, ये वाला प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ है और ये प्रोटीन एज अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की तरह काम आता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कोविशील्ड की वैक्सीन जो कि एडिनो वायरस से बनाई जाती है। अगला लास्ट डीएनए वैक्सीन। सो डीएनए को हम डायरेक्टली ऐसे इंजेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन के तौर पर, ये डायरेक्ट जाकर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, हाईली स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हमने यहाँ पर बहुत फास्ट रिवीजन किया है। सो उम्मीद है कि आपको ये वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी समझ आई होगी और ये आपके सिलेबस में जरूर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको और कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के अंदर।